Hello everyone and welcome back to my channel NCERT Masterclass. Now today we are going to take up in this video the part 2 of chapter 5 changes around us, physical and chemical changes. In part 1 we have already studied and observed some of the changes which happens around us, and after that we have studied about what is a physical change and we have studied about what is a chemical change, and in which we have studied what is a combustion and what are the three requirements of combustion to happen. Now comes the next topic which we are going to start in this video is can physical and chemical change occur in सेम प्रोसेस. अभी हमने फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है ऑलरेडी पढ़ लिया है. इसके अलावा केमिकल चेंज के अंदर हमने एक प्रोसेस पढ़ा दैट इज combustion, and the three important things which are required for combustion to happen, that is fuel, ignition, temperature and oxygen. तो अब हम एक ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसके अंदर और उस एक्टिविटी को एनालाइज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट इज देयर अ प्रोसेस इन विच फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस कैन हैपन. क्योंकि अभी तक हमने सब सेपरेटली पढ़ा है कि ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है. अब हम एक एग्जांपल ऐसा लेंगे जिसके अंदर फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज बोथ आर हैपनिंग. नाउ वी विल ऑब्जर्व वन ऑफ द एक्टिविटीज एज दिस चिल्ड्रंस आर डूइंग. नाउ द एक्टिविटी इज activity 5.7 think, pair and share. Look at the figure 5.9. इस फिगर को देखो 5.9. What changes are occurring when a candle burns? Analyze what students are discussing about the burning candle. अब ये सारे students कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं कैंडल जब बर्न कर रहा है, and we will try to see what they are discussing and analyze it. What do you think? और आपका क्या विचार है? अब ये सी these all children are, one of the child is saying that the wax melts and evaporate. सही है, कैंडल जब जल रही है तो वैक्स मेल्ट होती है और इवेपोरेट होती है. यूजुअली व्हाट हैपन्स दैट कि ये जो वैक्स होती है ये कार्बन और हाइड्रोजन की बनी होती है, और जब हम इसको इग्निशन टेम्परेचर देते हैं, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसके अंदर से जो वैक्स होता है वो इवेपोरेट होता है और वही फ्यूल के जैसे यूज़ होता है और बर्न होता है. तो दिस इज़ करेक्ट. आई थिंक द वैक्स बर्न्स एंड अ न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म. दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. ये जो वैक्स है ये बर्न होती है, बट नेचुरल जो इवेपोरेट हुई है वो बर्न हो रही है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. दैट इज न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा. वो जो वैक्स मेल्टेड वैक्स इवेपोरेट हुआ क्योंकि वैक्स के अंदर कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है. दिस यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस. सो व्हेन इट बर्न्स कार्बन एंड हाइड्रोजन कम्स आउट एंड कार्बन, और जब हम ये बर्न हो रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. मे बी द विक ड्रॉज अप द लिक्विड वैक्स. अब ये बोल रहा है कि ये जलती ही क्यों रह रही है, क्योंकि ये जो लिक्विड वैक्स है वो विक के ऊपर लग जाती है जिसकी वजह से वो बर्न होता है. फिर दिस गर्ल सेज yes maybe. The other girl is observing that the wax melts, flows and solidifies in different shapes. Now this girl she sees that कि ये जो वैक्स है ये साइड से गिरती भी है. आपने भी देखा होगा दिवाली वगैरह पे जब आप कैंडल जलाते हो या जब कभी घरों में लाइट चली जाती है तो वैक्स साइड से ओवरफ्लो कर रही होती है. वो लिक्विड बनती है, उसके बाद वो फ्लो करती है और नीचे डिफरेंट शेप्स में वो सॉलिडिफाई हो जाती है, ठंडी हो जाती है और हार्ड हो जाती है और सॉलिडिफाई हो जाती है. Okay, so these all are the observations, and from this observation we will just try to analyze what does it mean. The wax of the candle melts, is carried up by the wick and evaporates due to the heat of the flame. होता क्या है कि जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसकी जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाती है. इसकी वजह से वो जो कैंडल की विक है, कैंडल की विक क्या होती है, एक आपने थ्रेड जैसा देखा होगा कैंडल में जिसको कि आप इग्नाइट करते हो. तो वो जो विक है जैसे ही हम इसको जला देते हैं इसको तो हीट आता है. उस हीट से क्या होता है, थोड़ी कैंडल बर्न हो जाती है, और जब वो थोड़ी सी कैंडल को हीट लगती है तो उस फ्लेम से क्या होता है, थोड़ा सा वो इवेपोरेट होता है. द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट्स, पहले मेल्ट होती है, इज कैरिड अप बाय द विक, विक के अंदर आता है और इवेपोरेट होता है. उसकी हीट, फ्लेम की जो हीट होती है उससे इवेपोरेट होता है ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम. द वेपर्स ऑफ द वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लेम. और ये जो वैक्स के वेपर्स बनते हैं हीट होने की वजह से, जो इसके वेपर्स बनते हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ये जो फ्लेम है वो उसकी वजह से, वेपर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है. जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये जो वैक्स होती है वो बनी होती है कार्बन एंड हाइड्रोजन से. तो जब ये वैक्स को हम कैंडल को हम जब
इग्नाइट करते हैं तो व्हाट हैपन्स दैट कि इसके अंदर जो कार्बन होता है ये फ्यूम्स के रूप में इट कम्स आउट एंड इट रिएक्ट्स विथ द ऑक्सीजन एंड दिस फ्लेम इज प्रोड्यूस, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इट्स सॉलिडिफिकेशन एंड इवेपोरेशन आर फिजिकल चेंजेस. तो इसके अंदर से जो मेल्ट हो रही है कैंडल, ये जो मेल्टिंग प्रोसेस है कैंडल का ये है. इसके अलावा यहाँ जाके वो जम जाती है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड बन जाती है. एंड इवेपोरेशन आर फिजिकल चेंजेस, और ये जो इसके अंदर से कैंडल हीट के कारण जो इवेपोरेट हो रही है ये सब तो फिजिकल चेंजेस है. द बर्निंग ऑफ द वेपर्स, अब क्या होता है ये जो वेपर्स निकल रहे हैं यहाँ तक तो फिजिकल चेंज है. इसके बाद क्या होता है वो जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है उन वेपर्स की वजह से, वो वेपर्स ही फ्यूल के जैसे यूज़ होते हैं. और द बर्निंग ऑफ द वेपर्स ऑन द अदर हैंड इज़ अ केमिकल चेंज, वो केमिकल चेंज है. इज़ दैट क्लियर? तो इस कैंडल के अंदर जो सॉलिडिफाई हो रहा है वैक्स, जो इसके अंदर से हीट के कारण जो फ्यूम्स आ रही हैं वो सब इवेपोरेशन हो रहा है. फ्यूम्स मतलब इवेपोरेशन हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ तक तो फिजिकल चेंज हो जाता है. लेकिन वो जो वेपर्स निकल रहे हैं वो जब बर्न होते हैं, जब जलते हैं और फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस एंड देन इट इज़ अ केमिकल चेंज. This shows that burning of candles involves both physical and chemical change. तो burning of candle में physical as well as chemical change होता है. अगर आप physical change देखें इसके अंदर burning of candle में क्या क्या होती है तो फिर एक हो जाएगा वो जो नीचे मेल्ट होता है, मेल्ट होके मेल्टिंग ऑफ वैक्स और उसका सॉलिडिफिकेशन, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है. इसके अलावा इवेपोरेशन, जब वैक्स का इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन ऑफ वैक्स, ये तो हो गए सारे फिजिकल चेंज. अब इसके अंदर केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज के अंदर जो बर्निंग ऑफ वेपर्स, अब यहाँ पे तो वेपर्स निकल गए, अब ये बर्न होते हैं. जब बर्निंग ऑफ वेपर्स टू प्रोड्यूस, क्या आता है फिर? टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड heat, light and carbon dioxide, then it is a chemical process. So is that understood to you कि ये दो process एक साथ हो रहे हैं, physical as well as the chemical process. Now know a scientist. ये जो साइंटिस्ट के नेम जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो फैराडे, माइकल फैराडे का नाम बहुत सुनोगे क्योंकि इसने काफ़ी चीज़ें इन्वेंट करी है. द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व्ड हैज़ लॉन्ग बीन an object of curiosity for several scientists including Michael Faraday, who made significant contribution to several areas of science in the 19th century. Faraday delivered a series of lectures called Chemical History of Candle. उसने कैंडल का ये देखकर उसको ये समझ में आया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसने इसकी एक लेक्चर ही दिया जिसके अंदर जिसका नाम या टाइटल रखा केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल. Faraday believed that the candle was the perfect object to introduce scientific studies. Through it, he discussed difference between various physical and chemical processes like melting, vaporization and combustion. जो लास्ट में प्रोसेस हो रहा है ना, जिसमें कि वो जो फ्यूम्स है वो बर्न हो रही हैं और वो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एयर में, तो वो जो फ्यूम्स है वो है फ्यूल, और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट होके इग्निशन टेम्परेचर तो कैंडल में है क्योंकि वी हैव लाइटेड इट, सो ये तीनों मिला के कंबस्टन प्रोसेस इज ऑल्सो हैपनिंग. सो दिस इज अ केमिकल चेंज. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक 5.5, एंड आर चेंजेस परमानेंट? क्या चेंजेस परमानेंट होते हैं? Once something has undergone a change, can we get it back in its original form? Let us think. Think again about all the changes that we have discussed or talked about so far. तो अभी तक जितने भी हमने चेंजेस देखे हैं उन सब के बारे में हम फिर से सोचते हैं, क्या ये चेंजेस परमानेंट होते हैं क्या? इन विच ऑफ दीज कैन वी गेट बैक द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इन द फॉर्म वी स्टार्टेड विथ? तो ऐसे सारे चेंजेस को हमको देखने हैं और फिर उसके बाद ये देखना है कि हमने जहाँ से शुरू किया था वापस वही चीज़ हमें मिलती है कि नहीं. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 5.2. तो ये एक टेबल है जिसके अंदर हम कुछ एक ऑब्जर्वेशंस हैं और हमें ये देखना है कि क्या ये ओरिजिनल स्टेट में मिल सकती है क्या. मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब.
आइस आपने आइस रखा बाहर, वो मेल्ट हो गया, इट इज़ अ चेंज एंड द ओरिजिनल स्टेट कैन बी ब्रॉट बैक और नॉट. यस, यू कीप इट इन द फ्रिज में रख दो, फ्रीज़र में, फिर से आइस बन जाएगा. वो मेल्ट हो गया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया ना, वाटर बना, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब के बाद वाटर बन गया, तो उसको आप फ्रिज में वापस रखोगे तो वापस आइस बन जाएगा. चॉपिंग वेजिटेबल्स, अब चॉपिंग वेजिटेबल्स जो है, अगर मान लो आपने एक वेजिटेबल को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया है, देन यू कैन नॉट गेट बैक दैट बॉटल गार्ड बोलो या फिर कॉलीफ्लावर जिसको कि तुमने छोटे छोटे पीसेस, तो इसलिए द आंसर इज नो. बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसको आप वापस ला सकते हो बॉइलिंग ऑफ वाटर. यस, क्योंकि वो वेपर्स में बन गए और वेपर्स को अगर हम कंडेंस करेंगे तो वापस हमें वाटर मिल जाएगा. मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, अब हम देखते हैं कि अगर हम पॉपकॉर्न बनाते हैं कॉर्न में से, कॉर्न जो कि बहुत हार्ड सा होता है, और उसका पॉपकॉर्न बनाते हैं तो इट बिकम्स वेरी लाइट, इट बिकम्स डिफरेंट इन टेस्ट, तो हम उसको वापस नहीं ला सकते. नो, वी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक और वी कैन नॉट रिटर्न इट टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. इसके अलावा हमने जो टेबल है उसमें और क्या पढ़ा था, वी विल जस्ट ट्राई टू जस्ट गो थ्रू द टेबल एंड सी वेदर वी कैन ब्रिंग इट बैक देम टू द ओरिजिनल. ये है हमारा टेबल. अब ये है कि अगर मान लो आप कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, अब अगर पीस ऑफ पेपर को कट करोगे और वापस आप वो बड़ा सा पेपर हो मिल जाएगा आपको, नो, यू कैन नॉट गेट इट. एडिंग बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर, अब बीट रूट एक्सट्रैक्ट आप पानी में डाल दो, वो रेड कलर का वाटर हो जाएगा और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, तो आप उसको वापस वाटर बना सकते हो. नो, इट विल बी नो. बर्निंग ऑफ वुड तो ऐश बन जाएगा, वो ब्लैक कलर का भी हो जाता है अगर पूरी तरह से नहीं जला है, तो वी कैन नॉट ब्रिंग बैक दैट वुड. ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, अगर कपड़े सूख गए, गीले कपड़े हैं वो सूख गए, तो वापस हम गीले कर सकते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे ऐसा आ जाएगा. मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो, अगर मान लो हम छोटे बॉल्स बना दें आटे की, क्या वापस हम उसको आटे का डो बना सकते हैं? तो यस, सारे की सारी बॉल्स को मिक्स कर दो, वो आटे का. अभी चपाती जब तक हम उसकी नहीं बना रहे हैं तवे पे डाल के, तब तक तो वी कैन मिक्स एंड अगेन गिव द डो. रोलिंग बॉल्स ऑफ डो इनटू चपातीस, तो इसको भी वी कैन ब्रिंग इट बैक बिकॉज वी विल जस्ट टेक द चपाती और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे आटे में, तो वापस फिर से हमें आटा मिल जाएगा. सो दीज ऑल आर सम आंसर्स आर दैट वी कैन नॉट. Returning to the original object or substances with which we started shows that changes we brought can be reversed. तो इसमें से हमारे कुछ जो चेंजेस हैं, जैसे कि आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, जैसे कि बॉइलिंग वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना, अगेन वी कैन गेट वाटर. इसके अलावा डो में जैसे जब हमने बहुत सारे रोल्स बना दिए, राउंड बॉल्स बना लिए, उसको वापस डो में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सो ऐसे वाले कुछ चेंजेस हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं. तो ऐसे चेंजेस there are certain which we have studied, such as for example when ice melts it can be frozen into ice. Similarly, water evaporates, it can be condensed back into liquid water. However, some changes cannot be reversed. और कुछ changes ऐसे होते हैं जैसे कि हमने वेजिटेबल कट कर दी, हमने पेपर फाड़ दिया, हमने कॉर्न से पॉपकॉर्न बना दिया, तो ये जो चेंजेस हैं हम इनको वापस नहीं ला सकते. Since we cannot get the original object or substance back after the change, for example, chopped vegetables cannot return to their original size and shape. Making of popcorn cannot go back to its original form. Thus, changes around us could be grouped into those that can be reversed and those that cannot be reversed. तो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं उनको हम, एक तो हमने आगे पढ़ लिया फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं. इसके अलावा हम और भी तरीके से उसको ग्रुप कर सकते हैं, दैट इज कि द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड एंड देर आर चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स. ये भी दो ग्रुप्स हो सकते हैं. नाउ कमिंग टू 5.6, आर ऑल चेंजेस डिज़ायरेबल. ऑल चेंजेस डिज़ायरेबल का मतलब होता है क्या हर एक चेंज डिज़ायरेबल, मतलब हम चाहते हैं वो चेंज, या हमारे फ़ायदे का बोल सकते हो, या डिज़ायरेबल मीन्स हमें अच्छा लगता है, तो हमारे डिज़ायर का होता है क्या. सो लेट अस सी दिस फर्दर. मैनी यूजफुल चेंजेस हैपन इन अवर डेली लाइफ. बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो डिज़ायरेबल होते हैं और हमें अच्छे भी लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करो और कर्ड खाना हम सबको अच्छा लगता है. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब फ्रूट्स राइप हो जाते हैं, मैंगो राइप हो जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है. कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड कुकिंग ऑफ फूड, तो हम क्या करते हैं वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स को कट करते हैं और फिर उसके बाद उसकी वेजिटेबल बनाते हैं, या फ्रूट्स को कट करके हम खाते हैं. ऑल दीज आर डिज़ायरेबल चेंजेस. तो ये सारी की सारी चेंजेस हमें अच्छी लगती है एंड दीज आर डिज़ायरेबल. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डिज़ायरेबल चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू? क्या आप और ऐसी चेंजेस के बारे में सोचो और यू जस्ट
write it down on your copy. On other hand, some changes may be undesirable. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चेंजेस होती हैं जो कि हमें नहीं अच्छी लगती, जैसे कि द रस्टिंग ऑफ आयरन, वी डोंट लाइक इट, और द डिके ऑफ फूड ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज, फूड को अगर हम रख देते हैं एक बार कुक करके और उसके बाद हम उसको रख देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है ज़्यादा दिन, मतलब एक दिन में नेक्स्ट डे ख़राब हो जाता है, तो दैट इज़ नॉट अनडिज़ायरेबल चेंज, इज़न्ट इट? यू डोंट वांट कि आपने इतनी मेहनत करके फूड बनाया एंड इट गॉट स्पॉइल्ड. A change that is undesirable in some situation may be desirable in other situation. For example, decomposition of the food can be very useful in converting food waste into compost. अब देखो वही जो undesirable हमको लग रहा था उस वो क्या होता है अल्टीमेटली ज़्यादा जब स्पॉइल हो जाता है, देन व्हाट हैपन्स, डिकम्पोज हो जाता है. डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड कैन बी वेरी यूजफुल, क्योंकि उसकी उस वेस्ट फूड को हम कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इजंट इट? सो समटाइम्स ऐसे वाली सिचुएशन में वो डिज़ायरेबल भी हो सकती है जो कि चेंज अनडिज़ायरेबल है अभी, पर इन सम कभी ऐसी सिचुएशन आती है और वो डिकम्पोज फूड जो होता है इट बिकम्स, और फूड वेस्ट बिकम्स अ कंपोस्ट, सो देन इट इज़ अ डिज़ायरेबल, क्योंकि प्लांट के लिए इट इज़ लाइक मैन्योर, खाद के जैसे यूज़ हो जाते हैं, तो वो जो वही जो अनडिज़ायरेबल लग रहा था वो डिज़ायरेबल हो गया अभी. Some changes occurring over the years due to human activity can have a long-term environmental impact. For example, the increased consumption of fuels in car, trains, aeroplanes, etc. तो वो जो फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं अगर हम इसको ज़्यादा दिनों तक यूज़ करते रहेंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट पे एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है, विच इज़ यू कैन से नॉन डिज़ायरेबल. हमें नहीं चाहिए वो चेंज, बिकॉज इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनते जा रहे हैं. ड्राइंग ऑफ paint on walls, door, furniture, etc. releases many substances through evaporation causing atmospheric pollution. तो ये सारी चीज़ें जो है जो कि जैसे कि जो बड़े चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा दिन तक अगर हम यूज़ करते हैं, जो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी फॉर लॉन्ग टर्म, वी हैव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. जो हम गाड़ियों में चलते हैं, हम कार्स में फ्यूल यूज़ करते हैं, ट्रेन्स में फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, एरोप्लेन में फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो जब बर्न हो रहे हैं तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और ये जो गैसेस होती हैं और भी अदर गैसेस आर फॉर्म्ड जो कि एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती हैं. इसके अलावा हम अपने घरों में पेंट्स करते हैं, वॉल पे, डोर पे, फर्नीचर पे, उसमें से एक पंजेंट स्मेल रहती है, आप लोगों को पता होगा, और वो जो उसमें से इवेपोरेट होता है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है. तो विथ टाइम, लॉन्ग टाइम, व्हाट विल हैपन, एटमॉस्फेयर गेट्स पॉल्यूटेड, वो खराब हो जाता है हमारा एटमॉस्फेयर, कॉजिंग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन. Next topic is 5.7, some slow natural changes. अब नेचर के अंदर भी बहुत स्लो नेचुरल चेंजेस होते रहते हैं जो अपने आप ही होते रहते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं उसमें से एक है वेदरिंग ऑफ रॉक. वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब होता है रॉक्स का, जो पहाड़ होते हैं उसमें बड़े बड़े रॉक्स होते हैं या कहीं बड़े रॉक्स हैं, उसका बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ एयर, कन्वर्टिंग इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, वो टूटते रहते हैं बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज ऑफ द एयर, बिकॉज ऑफ वाटर, इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस और इतने फाइन हो जाते हैं कि सॉइल, सैंड, ये सब चीज़ें बन जाती है. वी विल स्टडी अबाउट इट. हैव यू सीन हीप्स ऑफ सैंड, सॉइल एंड स्टोन लाइंग एट द बेस ऑफ द माउंटेन एज शोन इन द फिगर 5.10a. अब देखो यहाँ पे एक फिगर दिया है जिसमें कि आप कभी माउंटेन्स वगैरह पे घूमने जाओगे तो आप देखोगे कि जो माउंटेन्स के नीचे वाले पोर्शन में बहुत सारे सॉइल रहता है, बहुत सारा सैंड होता है, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, वो पहाड़ों के नीचे ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे. दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. हाउ हैव दीज फॉर्म्ड? These are formed by the physical changes that break up large rocks into small pieces. तो बड़े बड़े रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. कैसे कन्वर्ट होते हैं? टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, क्लाइमेट, बारिशों की वजह से, गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से, ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज एंड इवन फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन द क्रैक्स इन द रॉक्स कैन कॉज देम टू ब्रेक. जैसे बड़े बड़े रॉक्स हैं, इसमें पानी आता है, जब बहुत सर्दी पड़ रही होती है तो यही पानी क्या होता है, बर्फ़ बन जाता है, और इसमें अगर छोटा सा क्रैक है मान लो पहाड़ के बीच में, उसके अंदर जम जाता है वो पानी, आइस बन जाता है, और वो उसकी वजह से, क्योंकि जो आइस होता है वो जगह ज़्यादा लेता है, तो वो रॉक्स टूट जाते हैं.
इसके अलावा टेम्परेचर बहुत गर्मी होती है गर्मियों के टाइम में, उसकी वजह से रॉक्स बिकॉज ऑफ हाइट क्लाइमेटिक कंडीशन टेम्परेचर चेंजेस होते रहते हैं। इसके अलावा जो ट्री उसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, द ट्रीज विच आर ग्रोइंग ऑन द माउंटेन, व्हाट हैपन्स, ये जो छोटे 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 बहुत सारे ट्रीज इसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, इसकी जो रूट्स होती है ये इनको तोड़ देती है अंदर पेनिट्रेट होने के लिए, वाटर लेने के लिए। क्या होता है, ये माउंटेन्स टूट जाते हैं छोटे छोटे स्टोन्स में। दिस यू विल स्टडी मोर डिटेल्स में सोशल साइंसेस में इफ द चैप्टर इज देयर। Now water or chemical present in water can also react with the rocks and cause chemical changes in their composition। अब जो पानी होता है और पानी के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो रॉक्स के साथ रिएक्ट करते हैं, पत्थरों के साथ रिएक्ट करते हैं और इससे केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सच केमिकल चेंज इज shown in figure 5.10b। Here an originally black colored rock called basalt, which contains iron, has chemically changed to produce a red colored layer. The red color is a result of iron oxide produced when the rock surface was exposed for a long time to water or air containing water vapors। देखो ये पूरा ब्लैक, ये फिगर देखो आप, इसके अंदर यू कैन सी दिस ब्लैक कलर रॉक एंड दिस ब्लैक कलर रॉक इज कॉल्ड एज बासॉल्ट। और इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। और जब ये पानी की कॉन्टैक्ट में आता है और जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, टेम्परेचर के कारण, दोनों के कारण, व्हाट इज़ हैपन फॉर लॉन्ग टाइम इट इज़ कमिंग इन कांटेक्ट और इसका वियरिंग एंड टीयरिंग होता रहता है। तो यहाँ पे नीचे देखो रेड रेड सा दिख रहा है ना, यहाँ पे ये क्या है? सारा रस्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या आयरन है, वो आयरन ऑक्साइड बन गया है और ये केमिकल चेंज हो रहा है इस रॉक के अंदर। These physical and chemical changes in the rock are collectively called weathering। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज रॉक्स के अंदर, इसको हम कहते हैं वेदरिंग, विच इवेंचुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो यही जो रॉक के बड़े रॉक्स होते हैं, यही जब वेदरिंग की वजह से छोटे 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 पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सैंड है, सॉइल है, दीज ऑल आर फॉर्म्ड। Now next we are going to study is 5.7.2, that is erosion. Have you noticed fine sand collecting on river beds or in lakes? This sand is formed when rock, pebbles, soil and sediments are broken down and moved from one location to another by natural forces like wind and flowing water। अब erosion क्या होता है? कई बार क्या होता है, ये तो रिवर बेड्स में, लेक्स में फाइन सैंड कलेक्ट होते हुए आपने देखा होगा। और ये सैंड आता कहाँ से है? ये ऊपर पहाड़ों में से ही आता है। जब रिवर नीचे आ रही होती हैं, रॉक्स, पेबल्स, सॉइल एंड सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन। वो जो पहाड़ पत्थर है माउंटेन्स के, जब वो छोटे 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 पार्टिकल्स में, सैंड पार्टिकल्स में, सॉइल पार्टिकल्स में, छोटे स्टोन्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जब वहाँ से रिवर बह के नीचे आ रही होती है, तो ये सारे के सारे को नीचे लेके आ जाती है सैंड को, और वो साइड्स में डिपॉजिट होते रहते हैं लोकेशन। और ये बाय द नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, हवा से भी आता है, फ्लोइंग वाटर से भी नीचे आता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन। तो वो जो मूव हो जाती हैं सारी चीज़ें अपनी जगह से, जो सैंड है अपनी जगह से मूव हो जाता है, बारीक सॉइल है वो अपनी जगह से मूव हो जाता है because of water, because of wind. If they move from their place to some other place and get collected there, this process is called erosion. Erosion during a landslide is an example of physical change. River rocks and pebbles often appear smoother due to the constant erosion caused by the flowing salt। तो आप लोगों ने नदियों के किनारे अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा ना, एकदम स्मूथ स्मूथ से सुंदर स्टोन्स दिखाई देते हैं। पेबल्स होते हैं वो एकदम स्मूथ होते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर दूर से आ रहे होते हैं, उनका साइज़ छोटा हो जाता है बड़े रॉक्स में से, छोटे छोटे पीसेज ऑफ स्टोन्स, एंड दे बिकम राउंडेड एंड दे लुक वेरी स्मूथ ऑल्सो। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट इरोजन। धीरे धीरे क्योंकि वो टूट रहे होते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस उसमें से निकल के सॉइल बन गया होता है, थोड़े पीसेस और निकल के सैंड बन गया होता है, और वो जो बड़ा वाला पत्थर है वो छोटा हो गया होता है। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इरोजन बाय द फ्लोइंग वाटर। जो पानी जा रहा है, फ्लो हो रहा है, उससे क्या होता है, वो घिस घिस के स्मूथ हो जाते हैं।
when the speed of the water or wind decreases, such as in ocean or a lake, the material transported during erosion settle down at the bottom. तो जो रिवर बहुत तेजी से आ रही होती है वो बहुत सारे पत्थर नीचे लेके आ रही होती है, बहुत सारा सैंड लेके आ रही होती है, बहुत सारा सॉइल लेके आ रही होती है, बहुत सारे पेबल्स लेके आ रही होती है. पर जैसे जैसे वो नीचे आती है ऑन द लैंड, जहाँ पे लेक्स होते हैं, जहाँ पे ओशन है, वहाँ पे क्या होता है, वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है क्योंकि उसको ग्रेविटी का वो नहीं मिलता, तो वो धीरे से स्लो हो जाती है. जब वो स्लो होती है तो ये जो भारी चीज़ें हैं, जो सॉइल है, जो पत्थर है, जो पेबल्स हैं, जो सैंड पार्टिकल्स हैं, वो सब भी स्लो डाउन हो जाते हैं, धीरे से वो नीचे बैठ जाते हैं. उनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं. At the bottom of the lake, on the sides of the river, these sediments harden over time and become a new rock. तो ये जो इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, यही सब थोड़े दिनों के बाद हार्ड हो जाते हैं और एक नया बड़ा रॉक बन जाता है. क्योंकि वो जब सेटल होना शुरू होते थे एक ही जगह इकट्ठे होते जाते, इकट्ठे होते जाते, इकट्ठे हो जाते हैं और ये हार्ड होकर नया रॉक बनाते हैं. मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड कैन नॉट बी रिवर्स. और ये जो चेंजेस होते हैं बहुत टाइम लेते हैं. इट्स नॉट दैट कि आज आपने बहुत सारा, वहाँ पे रिवर ने बहुत सारा सैंड लेकर आया, बहुत सारा सॉइल लेकर आया and it is getting deposited. It takes thousands of years to make a big mountain out of it, a big rock out of it. So और ये जो चीज़ है वो रिवर्स नहीं हो सकती. वो रिवर्स तभी होंगी जब फिर से टेम्परेचर और इन सब की वजह से वो रॉक्स टूटेंगे. So and that is also again a long process, thousands of years लगता है उसमें भी. So it cannot be reverse. It takes long process to form and it takes long time to be reversed also sometimes. So we see that with this we come to the end of the chapter, and I think for this chapter it is sufficient for today, and in my next video we will come up with, let us enhance our learning, and in which we are going to do the question answers of this chapter. So thank you all, and if you have liked my video, kindly like and subscribe to my channel. Thank you once again.